गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो कल रहा था वहाँ से आगे देखते हैं पार्ट नंबर 6। उसमें हमने कल अपवर्तन और अपवर्तन के कारण देख लिए थे। अब हम अपवर्तन के नियम भी देख लिए थे। अब देखते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है वो देखो। अपवर्तनांक जो है या अपवर्तन के कारण ही होता है, और ये अपवर्तनांक है वो वेग परिवर्तन के कारण होता है। मतलब ये किस पर, माध्यम में जो वेग होता है उस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ये माध्यम के वेग पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक है वो किस पर निर्भर करता है? माध्यम के वेग पर निर्भर करता है। अब अगर हम देखें जैसे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, अगर लाइन में लिखेंगे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो हम इसको लिखते हैं n21 यानी क्या देख रहे हैं हम? माध्यम 2 का किसके सापेक्ष? माध्यम 1 के सापेक्ष क्या देख रहे हैं? अपवर्तनांक देख रहे हैं। तो n21 बराबर हम क्या लिखेंगे कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग, माध्यम 1 में प्रकाश का वेग, और उसको लिखेंगे क्या? v1। माध्यम 1 में प्रकाश का वेग क्या होगा? v1 अपॉन माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2 क्या होगा? v2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? n21 बराबर क्या लिख सकते हैं? v2 बटे v1। क्या लिख सकते हैं? v1 बटे v2, यानी n21 बराबर क्या लिख सकते हैं? v1 अपॉन v2। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। देखो फिर इसके बाद में अगर माध्यम दूसरा इसी की तरह नीचे लाइन में लिखना, ये पूछ ले कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछ ले। माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो इसको हम क्या लिखेंगे? यहां पर 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष था, या किसका है? 1 का है। तो अब इसको क्या लिखेंगे? n12 और उसका इसका उल्टा कर देंगे। क्या? पहले ऊपर जाएगा, माध्यम 2 का प्रकाश में वेग बराबर क्या होगा? v2 बटे में क्या होगा? v1। ये हमारे पास अपवर्तनांक ज्ञात करने का जो है वो क्या है? सूत्र या नियम। अब देखो इसके बाद में हम देखते हैं कि माध्यम ये अपवर्तनांक आ गया। अब इससे संबंधित अपवर्तनांक से संबंधित भी क्या पूछ लिया जाता है? एक आंतरिक प्रश्न पूछ लिया जाता है, और एक बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया भी है। तो वो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं हम प्रश्नों में, वो देखो। देखो
क्वेश्चन है हमारे पास, इसे वायु में प्रकाश का वेग, वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है 10 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। कितना है 10 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तथा कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो क्या करेंगे हम, इसके अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, इसका जो अपवर्तनांक है वो ज्ञात करेंगे। वायु में अपवर्तनांक प्रकाश के सापेक्ष, तो अपवर्तनांक का मान, अपवर्तनांक तो इसका अपवर्तनांक वो कितना होगा वो देखेंगे। तो देखो हमारे पास क्या आएगा अपवर्तनांक, वही क्या कि वैसे अपवर्तनांक को हम म्यू से भी लिखते हैं, और म्यू में वो लिखते हैं क्या sin I/V sin R, या इसको लिखते हैं क्या V1/V2। तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, V1 कितना है 10 × 10⁸, 10 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इधर देखना, इससे ये कट जाएगा। अब हमारे पास म्यू बराबर कितना आ गया 3/2। अपवर्तनांक कितना आ गया 3/2, या इसको और आगे हल करेंगे तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 1.5। तो वायु से कांच में जो प्रकाश के अपवर्तनांक का मान है वो कितना होता है 1.5 म्यू। कितना होता है 1.5 म्यू अपवर्तनांक इसका होता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं, और फिर हम जो लेंस हैं उन लेंसों के बारे में, और फिर लेंसों से जो अपवर्तन पढ़ेंगे, लेंसों से अपवर्तन जो गोलीय लेंस हैं उनसे हम अपवर्तन पढ़ेंगे। तो अब यहां पर हम पढ़ते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या पढ़ते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, देखना किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात या वायु में प्रकाश के वेग और उस माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात होता है। मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या है, तो प्रकाश का वेग किसमें, वायु में या निर्वात में। सी प्रकाश का वेग है वो वायु में या निर्वात में, या इसको हम वो भी लिख सकते हो ऑप्टिकल प्रकाश का वेग, और एक उसे कोई भी जो माध्यम है उसके सापेक्ष। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक है उसी को केवल क्या नाम दिया गया है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है उसी को क्या बोलते हैं हम, अपवर्तनांक कहते हैं। ये भी लिख लेना कि निरपेक्ष अपवर्तनांक को ही केवल अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक को ही केवल अपवर्तनांक कहते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कुछ के अपवर्तनांक के मान, निरपेक्ष अपवर्तनांक के कुछ मान देखते हैं हम। तो वो देखो कि यहाँ पर जो पारदर्शी सभी माध्यम है उसमें सबसे कम अपवर्तनांक वायु का, जो भी पारदर्शी माध्यम है, देखो पारदर्शी माध्यमों में सबसे कम अपवर्तनांक, लिखते रहना, सबसे कम अपवर्तनांक वायु का।
इसका होता है सबसे कम अपवर्तनांक वायु का, तथा सबसे अधिक अपवर्तनांक, सबसे कम अपवर्तनांक वायु का, और लिख लेना कितना होता है वायु का, 1.003। सबसे कम अपवर्तनांक वायु का कोष्टक में लिख सकते हो इसको 1.003, तथा सबसे अधिक अपवर्तनांक, सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है किसका, हीरे का। किसका होता है सबसे अधिक अपवर्तनांक, सबसे अधिक जो अपवर्तनांक है होता है किसका, हीरे का। जो हीरा है उसका जो अपवर्तनांक का मान है वो सबसे अधिक होता है, हीरा लिख सकते हो इसको, हीरा है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और कोष्टक में उसका मान लिख लेना, तथा सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा, कोष्टक में लिखना उसका मान कितना होता है 2.42, ये होता है सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। अब अलग और कुछ दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे केरोसिन का दे रखा है और किसका दे रखा है, जल का अपवर्तनांक। केरोसिन का अपवर्तनांक आगे और लिख लेना मान, केरोसिन का अपवर्तनांक बराबर, जो केरोसिन है उसका अपवर्तनांक होता है, केरोसिन का अपवर्तनांक है 1.44, और जल का अपवर्तनांक जो है वो होता है 1.33, ये जल का अपवर्तनांक है। तो यहाँ पर ये कुछ अपवर्तनांकों के मान दे रखे हैं। पारदर्शी माध्यम में सबसे कम अपवर्तनांक वायु का बताया गया, उसके बाद सबसे ज्यादा हीरे का है, केरोसिन का अपवर्तनांक बता दिया और जल का अपवर्तनांक। तो इसमें भी अगर ये पूछ ले केरोसिन और जल में किसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, तो किसका होता है, केरोसिन का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। सही, तो अपवर्तनांक यहाँ पर हम देख लिया। अब इसके बाद में जो हम आगे देखते हैं वो देखते हैं क्या, लेंस। इसके बारे में देखते हैं, लेंस देखते हैं और फिर लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं। तो लेंसों के हमारे पास प्रकार हैं, वो प्रकार देखते हैं हम, और फिर उनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं। तो लेंसों से हम अपवर्तन पढ़ेंगे, इससे पढ़ेंगे गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन पढ़ेंगे। तो गोलीय लेंसों द्वारा हम अपवर्तन पढ़ें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लेंस होता क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, लेंस। क्या पढ़ेंगे, लेंस। कि लेंस होता क्या है, लेंस क्या होता है ये पढ़ेंगे। हमें लेंस पता होना चाहिए, फिर हम लेंस से क्या करवाएंगे, अपवर्तन करवाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें लेंस का पता होना चाहिए। तो लेंस क्या है, कोई पारदर्शी माध्यम है जिसकी एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो। कि मतलब दो गोलीय सतहों से एक या दोनों सतह इसकी गोल हो और माध्यम कैसा होता है, पारदर्शी होता है। कि कोई पारदर्शी माध्यम जिसकी एक या दोनों सतह क्या हो, गोल हो, उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो लेंस में लिख लेंगे, लेंस पॉइंट डालो और उसमें लिखो कोई पारदर्शी माध्यम है। लेंस क्या है, कोई पारदर्शी माध्यम है। लेंस कोई पारदर्शी माध्यम है जिसकी एक या दोनों पृष्ठ गोल होते हैं, एक या दोनों पृष्ठ गोल होते हैं, उसे लेंस कहते हैं। ऐसा पारदर्शी माध्यम या ऐसे पारदर्शी वस्तु जिसका एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोल हो, उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अब उसके बाद में क्या देखते हैं हम, लेंसों के प्रकार। क्या देखते हैं, अगला पॉइंट डालो,
लेंसों के प्रकार, लेंसों के प्रकार। जैसे हमने दर्पण के प्रकार देखे थे, उसी प्रकार हम क्या देखेंगे, अब लेंसों के प्रकार देखेंगे। तो जो लेंस हमारे लेंसों के प्रकार हैं, उसमें एक नंबर पर आता है उत्तल लेंस और एक आता है अवतल लेंस। एक आता है हमारे पास उत्तल लेंस, लेंस से दो गोली सतह से मिलकर बना हुआ है, तो यहां पर आ गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का दूसरा नाम इसको बोलते हैं अभिसारी, अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं इसको, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कह सकते हैं हम, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। वो अभी आगे देखेंगे, हम इसको पढ़ेंगे तब कि इसको अभिसारी क्यों कहते हैं। दूसरा जो हमारा लेंस है, वो लेंस है कौन सा, अवतल। कौन सा है, अवतल लेंस। इसका नाम देते हैं क्या, अपसारी। क्या देते हैं, अपसारी लेंस। क्या कहते हैं इसको, अपसारी लेंस। ये दोनों लिख करके फिर नंबर 1 पर हेडिंग डाल लो, क्या, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। पहले दोनों लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। फिर हम इसके बारे में जानेंगे कि उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस क्या होता है। लिखो पहले, चलो आगे देखते हैं। हम किसके बारे में पढ़ते हैं, उत्तल लेंस के बारे में। तो उत्तल लेंस की देखो पहचानने की जो विशेषता है वो देखते हैं कि वह लेंस, लिख लेना, वह लेंस जो बीच में से मोटा और किनारों से पतला हो। वह लेंस जो बीच में से मोटा और किनारों से क्या हो, पतला हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ये सतह यहाँ पर ये है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये दो पारदर्शी सतह हैं, जुड़ी हुई हैं इस तरह से, तो अपवर्तन भी होगा वो इसी जगह से होगा यहाँ पर इसमें। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि वह लेंस है, बता दिया, तो बीच में से मोटा किनारों से पतला, उसे क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। फिर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, वो देखो। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस नाम बताया ना कि उत्तल लेंस है वो अभिसारी लेंस होता है। तो इसको अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं कि ये जो लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष होता है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र वो होता है। इसकी परिभाषा पढ़ेंगे वो, इधर देखेंगे तो इसका ये F है 1 और यहाँ पर ये बिंदु होता है 2F1, F1 और 2F1। और आगे हम ये देखें तो इधर आता है, यहाँ का इधर वाला जो फोकस आता है वो आता है F2 और इधर वाला ये आता है क्या, 2F2। क्या आता है, 2F2, 2F1 F1 और आगे वाला क्या आता है, F2 और 2F2। ये जो बिंदु है हमारे पास वो आता है। इसके बाद में हम ये देख रहे हैं इसको कि ये जो है इसको हमें अभिसारी क्यों कहा गया है, वो देखो। इसका मतलब ये है कि इसमें मुख्य अक्ष से समांतर जो आपतित किरणें हैं, अरे दर्पण में क्या लिखा था, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही थी, वास्तव में काट रही थी या आपास पास ला रही थी, उसको क्या बोला था, अभिसारी दर्पण या लेंस पढ़ रहे। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें क्या होंगी, अपवर्तन के बाद क्या होंगी, पास पास आएंगी या एक बिंदु पर क्या होंगी, केंद्रित होंगी। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हम अभिसारी लेंस कहते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये लिख लें और ये चित्र बना लें, चित्र से समझ आएंगे इसे अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। और इसी चित्र से हम इसके जो फोकस के बारे में देखें तो वो भी क्या बन जाएगा, इसका फोकस। तो ये चित्र बना लें, उसके बाद में अगला देखते हैं हम अवतल लेंस। क्या देखते हैं, अवतल लेंस। देखो अवतल लेंस देखेंगे अब, और अवतल लेंस है कौन सा देखते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस की विशेषता ये है, लिखना पहले तो 2 नंबर पॉइंट डालो और लगाओ, अवतल लेंस। अवतल लेंस यार इसका दूसरा नाम क्या है, अवतल लेंस का, अपसारी
लेंस, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। अब अपसारी लेंस या अवतल लेंस, अवतल लेंस का पहले तो अवतल लेंस क्यों कहते हैं, इसकी विशेषता क्या पहचानने की, कि वह लेंस जो बीच में से पतला और किनारों से क्या हो मोटा, बीच में से पतला और किनारों से क्या हो मोटा, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जिसकी दोनों सतह कैसी हो अवतल हो, जिसकी दोनों सतह कैसी हो अवतल हो, उसे हम क्या बोलेंगे अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? अवतल लेंस। ये अवतल लेंस है हमारे पास, ये क्या है? अवतल लेंस है। क्या है? अवतल, ठीक, बीच में से पतला किनारों से मोटा, ये इसकी पहचान हो गई। अब इसके बाद में हम ये देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो वही दर्पण वाला इसमें ये बना दिया इसका मुख्य अक्ष से। अब इसमें क्या करेंगे कि मुख्य अक्ष से समांतर जो किरणें आपकी होंगी वो किरणें अपवर्तन के पास क्या होती हैं, दूर दूर फैल जाती है। ये ध्यान बहुत मुख्य चीज है। हम अपवर्तन, ये जो बीच की डैश जिस लाइन बना रही है यहीं से अपवर्तित होगी, कोई भी यहां से अपवर्तित नहीं करना है, क्योंकि ये जो है यहां से ये दोनों क्या हो रही है जोड़ रही है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद में ये आ गया, अब इसको पीछे ये इस प्रकार से यहां से हमें ये जाती है प्रतीत हो, तो यहां पर इसका क्या है F1 और यहां इतनी दूरी पर 2F1 सॉरी 2F1 सही है, और यहां पर F2 होगा और यहां पर क्या होगा 2F2, ये होगा। तो ये क्या हुआ अवतल लेंस है, उसको अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो इसमें क्या लिखोगे कि ये जो लेंस है वो मुख्य अक्ष से समांतर आपकी किरणों को अपवर्तन के पश्चात दूर दूर फैला देता है या अपसारित कर देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। और अवतल में क्या कहोगे, अवतल लेंस के बारे में कि इसकी दोनों सतह अवतल हैं, तो ये विशेषता बता सकते हो, और एक इसकी विशेषता क्या बता सकते हो, बीच में से पतला और किनारों पर मोटा है। तो ये इसकी विशेषताएं आप लिख सकते हो। ये हो गया हमारा अवतल लेंस। अब अवतल लेंस के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें इसकी लेंसों से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं देखेंगे। क्या देखेंगे, लेंसों से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं, वो देखो। लेंसों से संबंधित मुख्य परिभाषाएं, वन डालो, लेंसों से संबंधित मुख्य परिभाषा। लेंसों से संबंधित मुख्य परिभाषा, लेंसों से संबंधित मुख्य परिभाषाएं, और परिभाषाओं में सबसे पहले हम देखेंगे इसके क्या, वक्रता केंद्र। पहली परिभाषा क्या देखेंगे, वक्रता केंद्र। देखो क्या देखेंगे अब इसके, वक्रता केंद्र। देखना यहाँ पर वक्रता केंद्र क्या होता है। देखो अभी हमारे पास दो लेंस है, उत्तल और अवतल, वो बना हुआ है। तो ये हमने बना दिया कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बनाया, उत्तल लेंस। जैसे हमने दर्पण में इन गोलाइयों को बढ़ाया था, गोले बनाए थे, उसी प्रकार अब हम इनको बढ़ाते हैं और गोले बनाते हैं। ये गोला होगा, इससे कौन सा, ये गोला इससे हो गया। तो कहने का मतलब ये जो लेंस हैं वो दो गोलों से कटे हुए भाग होते हैं। क्या होते हैं, दो गोलों के कटे हुए भाग होते हैं, जिनको हमने क्या किया है, दो ये जो गोले हैं उनसे इनको काटा है। तो इन गोलों के जो केंद्र हैं, इन गोलों के जो केंद्र हैं, एक का C1 होगा और एक का क्या होगा, C2। यही लेंस के क्या है, वक्रता केंद्र। यानी लेंस है वो दो गोलों के कटे हुए भाग माने जाते हैं, अतः दोनों गोलों के जो केंद्र हैं, दो गोले सतह से मिलकर बने हैं लेंस, इसलिए इन दो गोलों से जो केंद्र होते हैं वो इनके वक्रता केंद्र कहलाते हैं, C1 और C2। ये तो किसमें, उत्तल में हो गया। और अगर हम अवतल में बात करें, तो अवतल की बात करें तो ये हमारे पास जैसे हो गया अवतल लेंस। क्या हुआ, अवतल लेंस। अब अवतल लेंस में देखें तो इनको यहां से ऐसे जोड़ा गया है, तो
तो अब इनके अगर हम बढ़ाएं तो ये गोले हो गए, इनकी क्या हो गए, ये गोले हो गए, और इनको इन गोलों का ये कटा हुआ भाग ऐसे, सही। तो इनके जो ये वक्रता केंद्र है ये C1 है और ये वक्रता केंद्र क्या है, C2, सही। तो ये देख लो उत्तर और ये अवतल। तो इसमें वक्रता केंद्र में लिखो कि जो लेंस हैं, लिखो लेंस में लिखो ये दो गोलीय सतहों से मिलकर बने होते हैं, ये दो गोलीय सतहों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें दो गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है, जिन्हें दो गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है, जिन्हें दो गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है, दो गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है। अतः दोनों गोलों के केंद्र, अतः दोनों गोलों के केंद्र, दोनों गोलों के केंद्र C1 व C2, अतः दोनों गोलों के केंद्र C1 व C2, दोनों गोलों के केंद्र C1 व C2 ही लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। दोनों गोलों के केंद्र C1 व C2 ही क्या कहलाते हैं, C1 व C2 क्या कहलाते हैं, वक्रता केंद्र कहलाते हैं। अब इसी में अगर वक्रता त्रिज्या पूछ ले तो इन जो दोनों गोलों की त्रिज्या है, जैसे मान लिया इस गोले की यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या है, तो ये क्या कहलाएगी R1, और इस गोले की जो त्रिज्या है ये क्या कहलाएगी R2। तो इन दोनों गोलों की जो त्रिज्याएं हैं, मतलब किसी लेंस के पृष्ठ है, वक्र भाग से गोले की त्रिज्या होती है और इसका ये पृष्ठ है एक भाग होता है, तो लेंस के दोनों गोलों से पृष्ठ के दो वक्रता त्रिज्याएं होती है, कौन सी, R1 और R2। तो दूसरा पॉइंट अगर हमारी दूसरी परिभाषा है क्या, वक्रता, दूसरी परिभाषा है क्या, वक्रता त्रिज्या, क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या अभी लिखे उससे पहले इनमें ये दोनों चित्र लिख लो और इसी में दर्शा लो ये भी R1 और R2 भी, R1 और R2, मतलब ये इन दोनों गोले हैं उनकी जो ये त्रिज्याएं हैं R1 और R2, ये इनकी क्या है, त्रिज्याएं हैं, तो इनकी क्या हो गई ये त्रिज्या। अब हम वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या में लिख लो कि इन गोलों की, इन जो गोलों की त्रिज्याएं ही, इन गोलों की त्रिज्याएं ही क्रमशः R1 व R2 वक्रता त्रिज्याएं कहलाती है। इन गोलों की त्रिज्याएं ही क्रमशः R1 और R2 क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्याएं। मतलब देखो इस गोले की यहां से यहां तक त्रिज्या मानो, ये पहला गोला है हमारे पास और ये दूसरा गोला है, तो इसकी क्या होगी R1, और इसकी यहां से लेकर यहां तक इसकी होगी, या इधर यहां देख लें ऐसे अलग देखें तो ये क्या होगी R2, इधर देखें तो ये R1 है तो ये क्या हो जाएगी R2। तो ये दो गोले हैं, तो दोनों गोलों की जो त्रिज्या है क्रमशः वही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या R1 और R2। और इसके बाद में हम देखते हैं इसका मुख्य अक्ष, क्या देखते हैं, मुख्य अक्ष। इसी परिभाषा देखते हैं हम इसकी, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष देखते हैं और फिर हम इसका देखेंगे मुख्य अक्ष। पहले देख इसका तीसरा पॉइंट है, थोड़ी तीसरा पॉइंट है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष से क्या होगा, मुख्य अक्ष देखना, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक अवतल दर्पण है, ये इसका O है, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं इसको, और इधर देखें तो इसके ये C1 और ये क्या है C2, क्योंकि ये कहीं के ऐसे गोले करे तो, और इसको ऐसे गोला करे तो ये, तो यहां पर ये C1 और C2 तो वक्रता केंद्र है, तो इनको मिलाने वाली जो सीधी रेखा है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लेंस के वक्रता केंद्र, इसमें लिख लो लेंस के वक्रता केंद्र C1 व C2 को मिलाने वाली, वक्रता केंद्र C1 व C2 को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहेंगे इसको, मुख्य अक्ष, क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र C1 व C2 को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है।
ये लिख लो और ऐसे चित्र में भी अंकित कर लो। अवतल में मुख्य अक्ष दिखाएं आप तो ये अवतल बना करके भी दिखा सकते हैं। इसके भी ये है यहाँ पर C1 और इधर ये है C2, C1 और C2। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो ये रेखा है ये क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो क्या कह सकते हैं मुख्य अक्ष? वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब इससे आगे देखते हैं हम अगली जो मुख्य परिभाषा है वो देखते हैं। मुख्य 4 नंबर की जो परिभाषा है वो देखते हैं। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष देखते हैं। और जो मुख्य अक्ष है उसमें क्या होगा? वही मुख्य अक्ष से समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष में देखो, यहाँ से अवतल और उत्तल दोनों में देख रहे हैं। ये हमारे पास दर्पण है, लेंस है, सॉरी, इस उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और यहाँ पर इसका प्रकाशिक केंद्र है। अभी देखेंगे प्रकाशिक केंद्र भी क्या होता है। वह बिंदु होता है जिस पर आपतित होने वाली जो किरण है वो बिना अपवर्तित हुए सीधी निकलती है, उसको बोलते हैं क्या? प्रकाशिक केंद्र। ओ तो अब ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर हम बिंदु नहीं अंकित करेंगे। देखो ये क्या कह रहा है इसमें कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं वही क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित किरणें हैं, क्या करें यहाँ पर? मुख्य अक्ष से समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, वही क्या कहलाता है? इसका फोकस एफ कहलाता है। ये तो हो गया किसमें? उत्तल लेंस में। किसमें हुआ? उत्तल लेंस में। ये तो परिभाषा लिख ली। अब अवतल में क्या होगा? काटती नहीं है बल्कि क्या होती है? हमें फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी? फोकस से जाती हुई। देखो ये बना लिया हमने अवतल लेंस, ये कह दिया इसका मुख्य अक्ष। अब इसमें मुख्य अक्ष से समांतर किरणें जाएंगी तो ये क्या करता है? इन किरणों को फैलाता है इससे दूर दूर। ये कर दिया तो अब ये क्या है? कहीं नहीं काट रही तो मुख्य अक्ष को क्या होंगे? हमें काटती हुई प्रतीत होंगी। ये तो यहां पर इस बिंदु पर क्या हुआ? इसका एफ हुआ। क्या हुआ? इस बिंदु पर इसका एफ हुआ। इधर वाला जो एफ बन रहा है उसको बोलते हैं F2 और इधर वाला जो एफ बनता है उसको बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं? F1। क्या बोलते हैं इसको? F1 कहते हैं। तो ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा लिखेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, या काटती हैं ऐसे नहीं लिखो, ये कहो मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ये दोनों चित्र भी बना लेंगे जल्दी से, कुछ सेकंड में। साथ साथ बना लिया करो इनको। तो आगे देखते हम अगली जो परिभाषा है वो है क्या? प्रकाशिक केंद्र। क्या है? प्रकाशिक केंद्र। पांचवी जो परिभाषा है वो है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र जिसको लिखते हैं ओ से, इससे लिखते हैं प्रकाशिक केंद्र को ओ से, उसमें दूर होता है, इसमें है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है कि लेंस में एक ऐसा बिंदु होता है, ये लेंस है मान लिया, ये मान लिया इसका ओ है। तो क्या कहा गया है? प्रकाशिक लेंस का ऐसा केंद्रीय बिंदु, लेंस का ऐसा केंद्रीय बिंदु लिखते रहना, लेंस का ऐसा केंद्रीय बिंदु
जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण, जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है, उसे बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है, उसे क्या बोलते हैं? लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। मतलब लेंस का वह केंद्रीय बिंदु, केंद्रीय बिंदु का मतलब होता है बीज का, जिस पर हम कोई भी किरण आपतित करवाएं तो वो किरण बिना अपवर्तित हुई, अपवर्तन हो रहा है इन किरणों में? नहीं हो रहा है, सीधी निकल रही है, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा? इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा ओ। इसको लिखते हैं किससे? ओ से। और कहते क्या है इसको? प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं इसको? प्रकाशिक केंद्र। ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। सही। तो ये दोनों चित्र और परिभाषा बोल दी, वो लिखे लिया आपने। ये दोनों चित्र और बना ले तो ये हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। इसके बाद में हम पढ़ते हैं लेंसों से अपवर्तन के नियम, और फिर पढ़ेंगे हम लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण। पहले ये चित्र बना ले, फिर हम पढ़ें लेंसों से अपवर्तन के नियम। देखो आगे देखो, अभी देखते हैं हम लेंसों से अपवर्तन के नियम। क्या देखते हैं? लेंसों से अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं और फिर पढ़ेंगे प्रतिबिंब निर्माण। हमारा पॉइंट है लेंसों से अपवर्तन के नियम। लेंसों से अपवर्तन के नियम, लेंसों से अपवर्तन के नियम देखते हैं। तो लेंसों से अपवर्तन के जो नियम है वो देखते हैं, क्योंकि नियमों के बिना प्रतिबिंब निर्माण नहीं कर सकते। प्रतिबिंब कैसे बनता है वो इन नियमों के आधार पर बनेगा। तो लेंसों से अपवर्तन के नियम हैं, उनमें पहला नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला नियम देखना, यहाँ पर मैं चित्र बना रहा हूं। ये हमारा चित्र बना के रहना साथ के साथ। ये एक सीधी रेखा बनेगी और ये इसका बिंदु क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र O। सही। फिर इसमें इधर वाला जो फोकस था ये क्या था? F1। क्या था? F1। इधर वाला देखिए, इनकी दूरी बराबर होनी चाहिए। ये दूरी यहाँ का जो है वो क्या है? F2। इतनी ही दूरी पर जो करता है केंद्र है वो होता है 2F1, मतलब दुगनी दूरी हो गई है इसकी। इधर देखें तो ये हो जाएगा क्या? 2F2। सही। अब इसके बाद में पहला नियम क्या होता है कि अगर लेंस में क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित हो रही है, कोई किरण क्या कर रही है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद में वो किरण क्या होगी? फोकस से होती हुई जाती है, फोकस से होती हुई जाती है, या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा लेंस है, कौन सा? अवतल। इसमें क्या होगी? जाती हुई प्रतीत होगी। इसमें भी वही मुख्य अक्ष ने दिया, प्रकाशिक केंद्र O, F1 2F1, इधर क्या है? F2 और इधर 2F2। इसमें क्या है कि अगर कोई प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण है तो क्या होगी? फोकस से हमें जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस से हमें जाती हुई प्रतीत होती है। ये पहला नियम हो गया कि यदि आपतित किरण, यदि
आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद किरण फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों चित्र बनाइए थे साथ के साथ, नहीं बनाया तो 1 मिनट में फिर से बना लो। इसमें तो वास्तव में जा रही है और इसमें जाती हुई प्रतीत हो रही है। फिर हम इस पे बाद में हमारा दूसरा नियम देखते हैं। पहले ये नियम पूरा लिख लो, किसने नहीं लिखा जल्दी से, फिर आगे देखते हैं। लिख लिया? अगला देखते हैं हम नियम नंबर 2, दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम देखते हैं और दूसरा नियम पहले लिख लो आप, पहले नियम लिख लो फिर हम इसका चित्र बनाएंगे। दूसरा नियम लिखो, यदि आपतित किरण फोकस से होती हुई आपतित होती है, यदि आपतित किरण फोकस से होती हुई आपतित होती है या फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, या फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, तो अपवर्तित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अक्ष के समांतर हो जाती है। उसके बाद में ये चित्र बनाएंगे साथ के साथ। ये हम लिखेंगे इसका क्या, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर ये बिंदु अंकित करने हैं, ये O है, यहाँ वाले बिंदु है F1 है, यहाँ जो बिंदु है वो क्या है 2F1। इधर इतनी बराबर समान दूरी पर यहाँ जो बिंदु लिखेंगे वो लिखेंगे F2 और यहाँ वाला बिंदु लिखेंगे क्या 2F2, फोकस दूरी का 2। अब देखो यहाँ पर, अब क्या कह रहे हैं कि कोई किरण, आपतित किरण क्या हो रही है, फोकस से होती हुई आपतित हो रही है। क्या हो रही है, फोकस से होती हुई आपतित हो रही है। फोकस से होती हुई आपतित हो रही है तो फोकस से होती हुई आपतित हो रही है इसमें, और क्या करें, या फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही है, या फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही है, या फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही है। देखो इसमें प्रतीत होगी F1, ये 2F1 और इधर देखें तो ये F2 और यहाँ 2F2। अब इसमें क्या करा रहे हैं, ये कोई प्रकाश किरण है जो क्या हो रही है, फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही है। क्या हो रही है, फोकस पर आती हुई को प्रकाश किरण है। तो ये किरण क्या होगी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। इसमें तो आ रही है तो ये किरण क्या हो जाएगी, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर। इसमें आती हुई प्रतीत हो रही है तो वो किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। सही। अब हमारा ये दूसरा नियम हो गया, लिख लिया पहले नियम। अब इसका ये चित्र और 1 मिनट में जल्दी से उतार लो, साथ के साथ उतार लिया करो, टाइम कम लगे।
देखो नियम नंबर 3, तीसरा नियम है, सरल नियम है बिल्कुल। तीसरा नियम लिखो, यदि आपतित किरण प्रकाशिक केंद्र से होती हुई आपतित होती है, यदि आपतित किरण प्रकाशिक केंद्र से होती हुई आपतित होती है, यदि आपतित किरण प्रकाशिक केंद्र से होती हुई आपतित होती है, तो अपवर्तित किरण बिना अपवर्तित हुए किरण सीधी निकल जाती है। अगर यदि आपतित किरण प्रकाशिक केंद्र से होती हुई आपतित होती है तो बिना अपवर्तित हुए क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। कैसे भी गिरवा दो इसको, कहीं से भी गिरवा दो, कैसे भी गिरवा सकते हो इस किरण को, यही जरूरी नहीं, ऐसे भी गिराओ तो भी ये सीधी जाएगी, यहां से भी किरण गिरवा सकते हो तो भी ये सीधी ही जाएगी। लेकिन आपको चित्र में इतनी किरणें नहीं बनानी है, केवल यही बनानी है बस। ये इसमें यहाँ पर ये लिख देना F1 और इधर लिख देना 2F1 और यहाँ पर F2, इधर इसमें भी लिख देना F1 और इधर 2F1 और इधर F2 और इधर 2F2। ये हम देख क्या लेंस से अपवर्तन के नियम, ये तीनों नियम हो गए हमारे लेंसों से अपवर्तन के नियम। अब इन्हीं नियमों का हम उपयोग करते हुए, जैसे दर्पण में उपयोग करते हुए हमने प्रतिबिंब बनाए थे, उसी प्रकार हम इसमें भी क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे। प्रतिबिंब निर्माण इसमें भी पढ़ेंगे इन अपवर्तन के नियमों का उपयोग करते हुए। तो इन नियमों को हम प्रतिबिंब निर्माण पढ़ें उससे पहले ये लेंस से अपवर्तन के नियम है, उनको एक बार जल्दी से बोलकर मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि ये किस प्रकार से होता है। वो देखो, पहला नियम क्या देखा हमने, पहला नियम ये देखा कि जो आपतित किरण है ये हमारा लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये हमारा कोई लेंस था, ये इसका यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र। पहला नियम क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, तो अपवर्तित क्या हो रही है, फोकस से होती हुई जा रही है या जाती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरा नियम क्या था हमारा, कि कोई प्रकाश किरण है वो क्या हो रही है, एक्स से होती हुई आपतित हो रही है, तो अपवर्तित किरण क्या हो गई, मुख्य अक्ष से समांतर। तीसरा नियम क्या था हमारा, कि कोई प्रकाश किरण है, वो प्रकाश किरण क्या हो रही है, प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, तो वो बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। ये जो तीन नियम है हमारे पास, इन नियमों का उपयोग करते हुए ही हमें लेंसों में पढ़ेंगे प्रतिबिंब निर्माण, फिर उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, लेंस सूत्र और लेंसों में आवर्धन और उससे संबंधित आंतरिक कर्षण। उसके बाद में हमारा ये परावर्तन और जो अपवर्तन वाला टॉपिक है वो 1 या 2 क्लास में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। फिर हम देखेंगे इस प्रकाश वाली में नेत्र, मानव और नेत्र से संबंधित कुछ मुख्य जो भी रोग हैं, नेत्र की संरचना है, उनके बारे में हम आगे के चैप्टरों में क्रमबद्ध रूप से पढ़ते जाएंगे। तो इससे के साथ ही हम जो आगे कल प्रतिबिंब लेंसों में प्रतिबिंब निर्माण, अगला जो हमारा टॉपिक है वो चालू करेंगे। कौन सा, पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। क्या पढ़ेंगे, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे हम। उत्तल लेंस में किस प्रकार प्रतिबिंब निर्माण होता है, इसकी अलग अलग स्थितियों के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसकी जो 6 स्थितियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इनको जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको यही सभी अपने अपने नोट्स बनाते रहे अच्छी तरह से और इनको रिवाइज करते रहे, रोजाना का 1 घंटा 2 घंटा निकालते रहे। और सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके कारण हमारे जो सब्सक्राइब हैं वो
बढ़ें और बढ़ने के कारण हम आपको ये जो क्लासें हैं वो लाइव दिखा सकें और एक से समय आपको कि इतनी बजे से इतनी बजे आपकी लाइव क्लास आएगी तो आप उसको देख सकें और इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।